बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आप टाइम देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले 72 घंटे पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन 72 घंटे होंगे। उसकी वजह यह है कि इन 72 घंटों में पाकिस्तान का फ्यूचर और इमरान खान साहब का फ्यूचर तय हो जाएगा। पीर वाले दिन से पहले पहले हर हाल में आइनी तरमीम को अंजाम देना है। इसके कुछ रीज़न्स हैं, लेकिन मैं जो अब तक के वाक़याती हक़ाइक़ हैं आपके सामने रखता हूँ। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहले फजलुर रहमान साहब से रात गए, मुलाकात ख़त्म हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसके बाद वज़ीर आज़म पहुँच गए, वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए, बिलावल पहुँच गए, सारी जितनी क़यादत है हुकूमत की वो सारे के सारे पहुँच गए फजलुर रहमान साहब की मिन्नत करने। मामला ये हुआ कि कल शाम को एक खबर आई कि फजलुर रहमान साहब के एक सेनेटर को लापता कर दिया गया है, उन्हें अगवा कर दिया गया है। और उसके बाद जो है वो एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ फजलुर रहमान साहब की जमात में भी, और इस किस्म की खबरें चलाई गई कि जनाब फजलुर रहमान साहब के 2 सेनेटर या 3 सेनेटर काबू कर लिए गए हैं 5 में से। फजलुर रहमान साहब ने उसका रिएक्शन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे बदमाशी चलेगी तो फिर बदमाशी का जवाब हम भी बदमाशी से देंगे, और उन्होंने कहा यह सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। और फजलुर रहमान साहब ने इसके लिए 16 घंटे का टाइम दिया, और उसके नतीजे में वज़ीर आज़म खुद गए, बाकी लोग भी गए कि नहीं हम नहीं कर रहे ये। लेकिन जो भी ये कर रहे हैं वो कर तो इसी आइनी तरमीम के लिए रहे हैं। अब अगर फजलुर रहमान साहब के बंदे उठाकर आइनी तरमीम करनी है तो फजलुर रहमान साहब के पास एक मखसूस किस्म की स्ट्रीट पार है। वो मदारिस के तलबा भी हैं, उनके पास अपना एक क्राउड भी है। तो फजलुर रहमान साहब जब उस क्राउड को बाहर निकालेंगे तो एक नई मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही सड़कों पर आने के लिए पर तोड़ रही है। और फजलुर रहमान साहब ने अपने लोगों से पहली मरतबा तारीख में हलफ भी लिया है कि जब मैं कहूँगा तो निकलना और फिर इनको नहीं छोड़ना। तो ये फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत को एक्चुअली बताया कि अगर आपने तरमीम करनी है तो मेरे ज़रिए से करनी है। मेरे 5 सेनेटर्स के और 8 MNAs के अगर आपको वोट्स चाहिए तो वो आपने मेरे ज़रिए से लेने हैं। अगर आप मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती मेरे लोगों के वोट लेंगे, यानी उनके पास टोटल 13 वोट है सेनेट के और कौमी असम्बली के मिला के, अगर मेरे बंदे तोड़ के आप ज़बरदस्ती वोट लेंगे तो मैं उसका रद्द-ए-अमल सड़कों पे दूंगा। ये है जनाब फजलुर रहमान साहब। और फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि अभी इस पे मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है, और हम फौरी तौर पे किसी आइनी तरमीम को ना सपोर्ट कर रहे हैं ना वोट डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ से भी और बातचीत उन्होंने करनी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ज़बरदस्त सियासी नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा फजलुर रहमान साहब, हमारा और आपका चंद चीज़ों पर अगर इत्तफाक हो जाता है तो इट्स वेरी गुड। हम अपोजिशन है, हमारा जो भी इत्तफाक राय होगा, आप अपनी पार्टी के आप लीडर हैं। इसी तरह हमारी पार्टी में इमरान खान लीडर है, वो जेल में बंद है, तो हमें वो मुसव्वदा ले जाकर जो आपके और हमारे दरमियान तय पाया होगा वो इमरान खान साहब को भी दिखाना होगा, और इमरान खान साहब की इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि हमारे भी तो बहुत बड़ी तादाद में वोटर हैं। लगभग 90 के करीब हमारे वोटर्स हैं कौमी असम्बली में, तो 19 हमारे सेनेटर्स हैं। जब उन्होंने वोट डालना है तो उन्होंने इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक डालना है ना। ऐसे ही मुंह उठाकर तो वोट नहीं डाल देंगे वो, लिहाजा हमें भी इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है। अब ये मामला आगे जाके एक मसला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद की हुई हैं, और आज का दिन आखिरी दिन है कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना करने दी जाए। कल इमरान खान साहब का केस लगेगा दोबारा, वहाँ पे सहाफ़ी भी जाएंगे, इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिलेगा। नंबर 1, इस बात को आप ज़हन में रखें। नंबर 2, हो सकता है कि इमरान खान साहब को इन 2 दिनों तक भी मिलने ना दिया जाए, यानी वो केस ना लगाया जाए कोई बहाना करके जी कॉज लिस्ट कैंसिल हो गई है, जज साहब ने आना था, कोई प्रॉब्लम हो गया, वो नहीं आ सकते। मुमकिन है कि उनको उनकी फैमिली से भी ना मिलने दिया जाए, अगले दिन एतवार है। तो हर हालत में हुकूमत की कोशिश है कि एतवार तक आइनी तरमीम कर लें। लेकिन फजलुर रहमान साहब एतवार तक, जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फजलुर रहमान तब तक वोट नहीं डाल सकते। इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और फजलुर रहमान साहब ने मिलकर मुसव्वदा बनाया, और वहाँ पर इमरान खान साहब को दिखाना ज़रूरी है, उसूली बात है। तो फजलुर रहमान साहब वोट भी नहीं डाल सकते, और वो नहीं चाहेंगे कि उनके लोग वोट डालें। इससे एक नई मुश्किल पैदा हो जाएगी। बहरहाल फजलुर रहमान साहब को काबू करने के लिए या उनके साथ मुशावरत करने के लिए जिन नामों को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, उनमें असद कैसर साहब, जब सारे तनकीद करते थे कि क्यों जाते हैं फजलुर रहमान से, क्यों बातें करते हैं, तो असद कैसर साहब ने फजलुर रहमान साहब का दरवाज़ा बंद कर रखा। 2 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गए हैं, एक असद कैसर साहब है, एक अखुंज़ादा यूसुफ ज़ई साहब है। इन्होंने बड़ी मेहनत की है फजलुर रहमान साहब के ऊपर। सलमान अकरम राजा साहब ने कानूनी नुक्ता नज़र से बड़ी मेहनत की है। फिर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का अपनी जगह पे एक है, लेकिन एक किरदार जिसको आपको याद रखना होगा, जिन्होंने पहली मरतबा आइनी तरमीम को रोकने में फजलुर रहमान साहब को बड़े टेक्निकल तरीके से हैंडल किया था और उनके साथ मामलात को तय किया था, वो साहबजादा हामिद रज़ा है।
इनका भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। तो अब सूरत हाल ये है कि आईनी तरमीम के लिए आज ही कोशिश की जाएगी। अब तक की जो इतलात है उनके मुताबिक कि कैबिनेट भी बैठे, उसके बाद सेनेट के अंदर आईनी तरमीम पेश की जाए, क्योंकि इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आज पेश कर देंगे। तो अगर पेश करते हैं तो नंबर कैसे पूरे करेंगे? हुकूमत के पास 58 सेनेटर थे अपने, इनमें से एक हुकूमत का सेनेटर मैंने आपको बताया कि वो तकरीबन 80% कन्फर्म है कि वो वोट नहीं डाल रहा, 57 रह गए। अब इन्हें चाहिए 7 मजीद सेनेटर। फजलुर रहमान साहब के अब तक 2 सेनेटर, दोनों का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, वो काबू आए हुए हैं। इसी तरह जो मेंगल साहब हैं उनके दोनों सेनेटर्स को भी काबू कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 2 से 3 सेनेटर्स काबू आ गए। तो 7 का नंबर तो पूरा है, यानी सेनेट के अंदर ये अक्सरियत शो कर सकते हैं कि 2/3 अक्सरियत हमारे पास है। लेकिन एक खतरा फिर भी मौजूद है कि जिन लोगों को दबाव के साथ तोड़ा गया है, क्या वो सेनेट में जाकर खड़े रहेंगे? कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। जिसको दबाव के साथ तोड़ा ना, याद रखिएगा, दबाव में आकर कोई शख्स वोट नहीं डालेगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है, ये सबसे तगड़े लोग हैं पाकिस्तान के। ये जब सेनेट के अंदर आएंगे तो खड़े होकर, अगर तो पैसा लिया है ना, 1 अरब उठा लिया, 1 अरब 10 करोड़ उठा लिया, 90 करोड़ उठा लिए, जिन्होंने पैसा उठा लिया ना, वो तो वोट डाल देंगे लेकिन रोते रहेंगे। अब 1-2 लोग ऐसे हैं, इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं है, जिन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि हम आपसे पैसे ले रहे हैं लेकिन आप हमारे ऊपर जुल्म कीजिए, हमारे ऊपर जुल्म कीजिए, हमारे बच्चों पर, हमारी फैमिली पर, हम पर जुल्म कीजिए, ताकि जब हम आपके हक में वोट डालें आईनी तरमीम के हक में, तो पाकिस्तानी अवाम का गैज़ो गज़ब हमारे ऊपर वैसे ना आए। तो मैं पाकिस्तानियों को बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो शख्स खामोशी से सर फेंक के अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट डालेगा इस आईनी तरमीम के लिए, आप आंखें बंद करके ये सोच लें कि वो कोई मजबूरी नहीं है। यानी शहबाज गिल, उसका भाई अंदर था कितना लंबा अरसा, आप देखें अजहर मशवानी, उसके 2 भाई अंदर थे, कितना लंबा अरसा उन्हें गायब रखा, वो तो नहीं टूटे, वो अपना काम करते रहे। बेशुमार लोग और ऐसे हैं, यानी रेहाना डार साहब के दोनों बेटों को अगवा किया गया, वो भी नहीं टूटी, वो भी डट कर खड़ी रही। तो और बहुत बेशुमार लोग हैं ना, तो ये कोई कागज के बने हुए लोग हैं कि ये फौरन टूट जाएंगे, जरा सा दबाव पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। पैसों के साथ ही बिकेगा जो भी बिकेगा, वोट जो भी देगा पैसों की वजह से देगा। इसके अलावा दबाव की वजह से, किसी अगवा की वजह से, किसी तशद्दुद की वजह से कोई भी वोट नहीं डालेगा। एक तो इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए। अब अगर सेनेट के अंदर किसी तरह इन्होंने पूरा कर लिया मामला, तो फिर रोल आ जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि कौमी असेंबली में बंदे पूरे नहीं हो रहे, 215 बंदे हुकूमत के पास हैं टोटल मिला के, स्पीकर वोट डाल नहीं सकता, 214 रह गए। आदिल बज़ई और आदिल बज़ई का बेचारे का रात के प्लादे भी तोड़ दिए कोयटा के अंदर, तबाही फेरी हुई थी वहाँ पे, और पूरे शहर की इंतजामिया पहुंची हुई थी, और इवन इंटेलिजेंस के लोग भी पहुंचे हुए थे, और वहाँ पे धड़ाधड़ उनके प्लादे तोड़ रहे थे। आदिल बज़ई को जो है वो एक दौर में कोर कमांडर ने कहा था कि आप के पास सरमाया है तो कोयटा को खूबसूरत बनाते हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स और प्लादे बनाए थे, वो प्लादे रात को गिराए हैं। तो मैंने रब्ता किया तो उनकी फैमिली ने कहा जी अब तो प्लादे भी गिर गए हमारे, अब तो हम आदिल को कहेंगे कभी भी मत टूटना, खड़े रहो। तो आदिल बज़ई जो है वो और इलियास, ये 2 बंदे, इलियास चौधरी, ये 2 बंदे और निकल गए, तो हुकूमत के पास रह गए 212 वोट। अब इनको चाहिए कितने और? 12 ही और चाहिए 224 पूरे करने के लिए। 3 पीटीआई के पक्के टूटे हुए, उस्मान चौधरी, ज़हूर कुरैशी और औरंगज़ेब खिच्ची, इन तीनों के बारे में कहा जा रहा है टूट गए, तो ये हो जाते हैं 215। फजलुर रहमान साहब के 2 जो टूट गए उनको मिला लें तो ये 217 हो जाते हैं। अब 7 बंदे और कहाँ से तोड़ेंगे? और फजलुर रहमान साहब तो नाक में दम कर देंगे अगर उनके बंदों को ऐसे तोड़ा गया तो ये जो है 7 बंदे और तोड़ना ये तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है। रियाज फतेहाना साहब की एहलिया ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद वो भी नहीं लगता। साहबजादा अमीर सुल्तान जो है उनके बारे में लोग कहते हैं, लेकिन अभी तक तो वो लोग कह रहे हैं हम खड़े, तो कहाँ से तोड़ेंगे बंदे? ये बहुत मुश्किल लगता है कि बंदे टूटेंगे और पूरे किए जाएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोगों ने पैसा लेकर हामी भरी हुई है कि जनाब हम वोट डालेंगे, हो सकता है कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाए। अगर ये 224 पूरे होते तो आप मेरी बात लिख कर लीजिए, अगर ये 224 पूरे होते तो रात को आदिल बज़ई का प्लादा ना गिर रहा होता। अगर ये 224 पूरे होते तो जबर और फस्तायत जो हो रही है ये ना हो रही होती। तो 224 जनाब पूरे नहीं हो रहे। अब कैसे पूरे होंगे? हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको मजबूर कर दिया जाए कि एक अजीबोगरीब खेल खेल दे,
यानी इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों का एक हिस्सा वापस हुकूमत को देकर उन्हें 2/3 अक्सरियत दे दे और उसके बाद वो फौरी तौर पे कौमी असम्बली से पास करवा के तरमीम और फिर मजबूती के साथ बैठ जाए कि जनाब अब तो हमारे हाथ में हर चीज़। लेकिन ये भी नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन कमीशन ने ये किया तो पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन ये तरमीम कलअदम हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया हुआ है कि जनाब इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना है। तो ये तो मामला सब जुडिस है। जो मामला सब जुडिस है यानी अभी तक वो मामला अदालत के अंदर जेर समाअत है। ऐसे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से कोई भी फैसला नहीं कर सकता। ये मखसूस नशिस्तें वो नहीं दे सकता। हुकूमत को अगर देगा और इसके ऊपर वोट लेगा और इससे आईनी तरमीम करवाएगा तो फिर आईनी तरमीम भी कलअदम हो जाएगी, कोई उसका फायदा नहीं होगा। मैं आपको ये फिर बता रहा हूं कि इस तरह ये आईनी तरमीम दोबारा से कलअदम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन को लालच ये है कि इस तरमीम के अंदर उनको भी एक्सटेंशन मिल रही है। इलेक्शन कमीशन को उनके अरकान को एक्सटेंशन मिल सकती है। फिर इसमें एक चीज़ और भी है बड़ी हसास, जो मुझे कल पता चली और आसमा शरादी साहिबा के शो के अंदर ये डिस्कस हुई कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और उनकी बर्खास्तगी, यानी एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का इख्तियार या उनको ओहदे से हटाने का इख्तियार, ये वज़ीर आज़म से चला जाएगा, एक कमेटी को मिल जाएगा। यानी वज़ीर आज़म के पास ये जो एक इख्तियार है, एक ताकत है कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकते हैं या उनके ओहदे से उनको हटा सकते हैं। ये इख्तियार वज़ीर आज़म से हटकर एक कमेटी के पास चला जाएगा। तो ये भी एक है जनाब, और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कुछ बहुत सारी इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहरहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि नंबर पूरे नहीं हुए, ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में। अगर सेनेट में नंबर पूरे किए गए तो मौलाना साहब की पार्टी की जानिब से एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी आज के दिन के लिए एहतजाज की कॉल दी हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इम्तिहान भी है और ये एक बड़ा इम्तिहान है। देखिए ना, ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी लंबी जिद्दोजहद एक पॉलिटिकल पार्टी ने की है, वो बिल्कुल आकर आखिरी 4 बॉलों का जो खेल रह गया वहां पे वो अपनी दिलचस्पी छोड़ दें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपना पूरा जोर दिखाना होगा। यानी तहरीक इंसाफ को जो मुल्क गिर एहतजाज की उन्होंने कॉल दी है, इसको साबित करना पड़ेगा कि वाकई में ये मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में लोग निकल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो जोर लगा रहे हैं इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए। वकला को भी शो करना पड़ेगा। देखिए, ये पीर तक क्यों करना है मैं आपको ये बताता हूँ। पीर से पहले करना है। वजह यह है कि वो 8 जजेस जिन्होंने फुल कोर्ट का फैसला दिया हुआ है, उन 8 में से 3 जजेस को कादी फायद ईसा साहब ने जो है वो कराची भिजवा दिया था वहाँ केसेस के लिए। तो वो इस हफ्ता कराची में रहे हैं। इसी तरह जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं। तो पीर वाले दिन ये 8 के 8 जजेस वापस आ जाए। तो इस तरह ये 8 जजेस मौजूद होंगे। अब 3 सीनियर कानूनदान हैं जिनमें अली जफर हैं, एतजाज एहसन है, मुनीर मलिक हैं। ये कह रहे हैं कि जजेस अब अदालत लगाएं, बहुत हो गया है। यानी वो ये कहते हैं कि जजेस के बाद ये इख्तियार होता है कि जजेस इकट्ठे होकर बैठ जाएं और बैठकर फैसला कर दें। यानी इन जजेस के बाद ये इख्तियार है कि वो आएँ और आकर बैठकर देखें और वो कहें कि जी चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। फौरी तौर पे हुकूमत इस सिचुएशन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन करे, क्योंकि 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन भी बनी हुई है, लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट का एक फैसला है, उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और ये जजेस आज खुद अदालत लगा सकते हैं, अदालत में आकर बैठ सकते हैं। ये पाकिस्तान के जो टॉप के दिमाग हैं, जो कानून को और आइन को जानते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। इससे पहले भी हो चुका है कि जजेस इकट्ठे होकर बैठे और उन्होंने अपना चीफ जस्टिस फारिग कर दिया। तो हो सकता है जजेस यहाँ पे कोई अहम फैसला करे, तो मंडे से पहले कोशिश की जा रही है। इससे पहले कि सारे जज पीर वाले दिन इकट्ठे हो जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो कोशिश की जा रही है कि पीर से पहले जो भी खेल खेलना है वो खेल खेल लिया जाए। अच्छा, इसमें यह भी याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन ने खुद जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा हुआ है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला ज़ेरे समाअत है। और ऐसे मामले में इलेक्शन कमीशन अगर सीटें देने की कोशिश करता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक गैर कानूनी गैर आईनी काम करेगा, उसका खमियाजा भी इलेक्शन कमीशन को भुगतना पड़ेगा। एक और खबर मैं आपको दे देता हूँ नाजरीन के हमारे 2 बड़े सीनियर बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं। शाकिर अवान साहब हैं, ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव हैं। इनको बड़े लंबे अरसे से धमकाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि ये खबरें देते थे, अदालती खबरें देते थे, हालात से आगाही देते थे, जो भी जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके बारे में बताते थे।
तो शाकिर रवान साहब के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त दबाव था और बिल आखिर उनको उनके चैनल से निकलवा दिया गया। अब उनके पास जॉब नहीं है, ये ज़्यादती की गई उनके साथ। दूसरा, समीना पाशा साहिबा, ये बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो अपना सोशल मीडिया पे भी एक उनका प्लेटफॉर्म है जिसमें वो काम करती हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं, मेरी छोटी बहनों की तरह। मेरा एक बड़ा अच्छा उनके साथ एक रिलेशन भी है, एक ताल्लुक़ है उनसे। तो समीना पाशा साहिबा को भी उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। आप सबसे गुजारिश है कि इन दोनों को सपोर्ट करें, इन दोनों को सपोर्ट करें। ये लोग सोशल मीडिया पे अपना काम करते हैं, इनके काम को सराहें, इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये आगे बढ़ सकें। हुकूमत तो निशाने इबरत बनाने की कोशिश कर रही है। देखें, 2 साल से मेरे पास नौकरी नहीं है, कोई मुझे नौकरी नहीं देता, और नौकरी क्या देता, मुझे तो किसी टीवी चैनल पे बैठ के किसी टॉक शो में बात भी नहीं करने देता। मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं। लेकिन मैं अपना कथारसिस या जो अपनी इंफॉर्मेशन है या जो मेरे अंदर एक वो जर्नलिस्ट जो रहता है, वो मामला मैं आपके सामने यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए रखता रहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सुनते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इन लोगों को जिनकी नौकरियां जा रही हैं, इनको ज़रूर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सपोर्ट करें। ये लोग कीमत किस बात की चुका रहे हैं? इस बात की कि ये सच बोलते हैं। अभी इनको बहुत दबाया गया, धमकाया गया, ये जो बच्चों का एहतजाज था इस मामले में, लेकिन इन्होंने हुकूमत की बात नहीं मानी। अब इनकी नौकरियां चली गई हैं। अब हुकूमत ने एक और काम भी कर दिया कि पंजाब में 3 दिन तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मैं इनकी हैंडलिंग पे हैरान हूं। ये ऐसी अजीबोगरीब हुकूमत है, इनको समझ ही नहीं आती कौन सा मामला कैसे हैंडल करना है। यानी पहले एक छोटे से वाक़े को एक कॉलेज में एहतजाज हो रहा था ना, तो उस कॉलेज के अंदर उसको रिजॉल्व किया जा सकता था, बच्चों को यकीन दिलाया जा सकता था। वो इतने अच्छे तरीके से गया, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इतने साफ सुथरे तरीके से उसने बच्चों को भी हैंडल किया, कॉलेज को भी हैंडल किया, मामला ठीक किए और पकड़ के सारा मामला ख़राब कर दिया कि जी हमारे हाथ में हथौड़ा है, हमने हर काम ठोक के करना है, हमने हर एक को मारना है, हर एक को फेंटी लगानी। पता नहीं क्या फस्तायत की इनको आदत पड़ गई, अपने ही बच्चों को मार रहे हैं, अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। 250 बच्चा उठा के जो है वो गिरफ्तार कर लिया इन्होंने, और कह रही जी और भी गिरफ्तार करेंगे। तो बच्चों ने भी तेजनी का नाच नचाया हुआ है, वो भी लड़ रहे हैं हर जगह पे। तो बच्चों की बात सुने, ये हमारे अपने बच्चे हैं और वो राइट मांग रहे हैं, इसको अप्रिशिएट करें कि चले उनकी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, लेकिन वो एक अच्छे कॉज के लिए निकले और खड़े हो गए। उनको अप्रिशिएट करें और उनके साथ बैठें, उनसे बात करें। लेकिन वही हसीना वाजिद वाला रवैया, हसीना वाजिद भी यही सारी ऐसी बातें करती थी जैसे ये वाली हुकूमत कर रही है, नौजवानों के बारे में, बच्चों के बारे में। बहरहाल ये इस इशू के ऊपर मैं दोबारा बात करूंगा, इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कमाल काम कर दिया, ज़बरदस्त किस्म का। ये मैं आपको खबर पहले पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मियां साहब ने कारनामा क्या किया है। पाकिस्तान से ज़्यादा मियां साहब को जो है ना वो भारत का दर्द उठता है। इंडिया के सहाफ़ियों को साथ बैठाया और बैठा के मियां साहब क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान और भारत को तल्ख मादी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की तजवीज़ दी और कहा कि पाकिस्तान की जो इजाफी बिजली है वो भारत को हम बेचना चाहते हैं, भारत को हम बेचेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने कि हम भारत को सस्ती बिजली बेचने के मैं हक में हूँ और ये ज़रूर करना चाहिए। अब सुन लें जनाब, भारत में बिजली का रेट पाकिस्तान से कम है और नवाज शरीफ साहब भारत को सस्ती बिजली देना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को महंगी बिजली देना चाहते हैं। ये जो इजाफी बिजली पैदा हो रही है ना पाकिस्तान में, ये कारखाने मियाँ साहब ने लगाए थे। सारी दुनिया बता रही थी मियाँ साहब इतनी बिजली नहीं चाहिए, और मियाँ साहब हमारी ज़रूरत जो है वो मैक्सिमम 25,000 भी नहीं जाती। हमारी बिजली प्रोवाइड करने की सलाहियत 20-22 हज़ार से ऊपर नहीं है। मियाँ साहब ने 43,000 मेगावाट के मनसूबे लगा दिए पाकिस्तान में। कमीशन धड़ाधड़ बन रहे थे, धड़ाधड़ मनसूबे लग रहे थे और अजीबोगरीब किस्म के मनसूबे लगाए जिनका बोझ कौम आज उठा रही है। 2100 अरब रुपया हम इस साल का सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, जो बिजली कभी नहीं बनी उसके पैसे हम देंगे। कैपेसिटी पेमेंट हम दें, महंगी बिजली हम खरीदें, इजाफी बिजली मियाँ नवाज शरीफ बनाए और बना के इजाफी बिजली बांटे अपने दोस्तों को इंडिया में कि जनाब इंडिया को हम सस्ती बिजली देंगे। यानी इंडिया को बिजली देंगे सस्ती सब्सिडी के ऊपर और पाकिस्तान में देंगे महंगी और कैपेसिटी पेमेंट भी पाकिस्तानी देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको वोट डाला। किस बात का बदला ले रहे हैं पाकिस्तान से? पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। ये खानदान पाकिस्तानियों का दुश्मन है मेरे ख्याल में। एक अजीबोगरीब ही इन्होंने काम कर दिया। इंडिया को देंगे सस्ती बिजली, ये लिखा हुआ है, जियो पे लिखा हुआ है यार, मैं अपने से नहीं कह रहा। जियो टीवी ने लिखा है कि जनाब मियाँ साहब कह रहे हैं इंडिया को सस्ती बिजली देनी है, पाकिस्तानियों को महंगी बिजली देनी है। यही हो रहा है ना, पाकिस्तान को देंगे महंगी बिजली, पाकिस्तानी ही देंगे कैपेसिटी पेमेंट। 2100 अरब रुपया सालाना हम भरे अपनी जेब से और सब्सिडी के ऊपर सस्ती बिजली मिले भारत को। और वो इसलिए कि जनाब ने अपने शौकों के अंदर ज्यादा बिजली पैदा कर ली है और वो अब भारत को सस्ते दामों देना चाहते हैं।
शाबाश। ये है जनाब मियाँ साहब की हकीकत और ये है उनके दिल के अंदर दर्द दिल इंडिया के लिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।